हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी चैप्टर के बारे में, यानी पारिस्थितिकी क्या है क्या नहीं है, इस सब के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के मध्य परस्पर अभिक्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो आपका इकोलॉजी कहलाता है। मतलब जीव कोई भी हो सकता है, आपका गाय भैंस बकरी, और उसका जो वातावरण के साथ उनके मध्य जो रिएक्शन होती है, उनके मध्य आपस में परस्पर जो अभिक्रिया होती है, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी की दो ब्रांच होती है, यानी कि दो शाखाएं होती है। एक तो होती है आपकी ऑट इकोलॉजी और दूसरी होती है आपकी सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में क्या मतलब डिफरेंट है, इस बारे में अपन को समझना है। तो ऑट इकोलॉजी का मतलब होता है एक ही जाति अथवा एक ही पॉपुलेशन का वातावरण के साथ अध्ययन ऑट इकोलॉजी कहलाता है। मतलब सेम स्पीसीज या पॉपुलेशन जो अगर एनवायरनमेंट के साथ मतलब क्या होता है, उनके बीच में परस्पर अभिक्रिया होती है और जो स्टडी की जाती है वो आपकी ऑट इकोलॉजी कहलाता है। मतलब एक ही जाति मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की परिभाषा अपन क्या पढ़ते हैं कि एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। और अगर पूछा जाए समुदाय किसे कहते हैं, तो सब मतलब एक ही जाति की पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। जीव मिलकर क्या बनाते हैं? समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन, और समष्टि मिलकर क्या बनाती है? आपकी समुदाय। ये अपन आगे इकोलॉजिकल हायरार्की जब पढ़ेंगे तब आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आपको सब मतलब समझना है कि सेम स्पीसीज़ का जो समूह होता है या पॉपुलेशन होती है, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है, ऑट इकोलॉजी कहलाती है। सिन इकोलॉजी में क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज़। सेम स्पीसीज़ का मतलब एक ही जाति के लोग थे, और डिफरेंट स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है कि विभिन्न जातियों अथवा समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ या कोई भी कम्युनिटी ले सकते हो। तो कम्युनिटी में तो क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज़ आएंगी। डिफरेंट स्पीसीज़ या कम्युनिटी का अगर जो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के साथ जो अध्ययन होता है वो आपकी सिन इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र शब्द जो होते हैं वो टेंसले नाम का एक वैज्ञानिक ने 1935 में दिया था। ये सवाल नीट में पूछ चुके हैं, आपको याद रखना है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक व एबायोटिक घटकों के मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। अच्छा, बायोटिक घटक और एबायोटिक घटक, जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक में जो आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, और एबायोटिक घटक आप देख सकते हो मैंने कि जैसे एटमॉस्फेयर होता है, केमिकल एलिमेंट्स, सनलाइट, टेम्परेचर, वाइंड, वाटर, ये सारे क्या होते हैं? एबायोटिक घटक होते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? नेचर या एनवायरनमेंट की इकाई कहलाता है, अर्थात यूनिट ऑफ नेचर या एनवायरनमेंट एज नॉन एज इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम जो होता है वो प्रकृति की या वातावरण की यूनिट यानी इकाई कहलाता है। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। ओपन इकोसिस्टम जो होता है वो आपकी उसमें तो आपकी निरंतर सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक होता है क्लोज इकोसिस्टम, जिसको आप वो क्लोज इकोसिस्टम किसके संदर्भ में कहा आपने? तो वो न्यूट्रिशन साइकिल के संदर्भ में क्लोज इकोसिस्टम। बस आपको याद इतना सा रखना है कि ओपन इकोसिस्टम सोलर एनर्जी के संदर्भ में होता है, और क्लोज इकोसिस्टम जो होता है वह न्यूट्रिशन साइकिल, पोषण साइकिल क्या होता है आगे डिटेल में बताऊंगा मैं, कि कोई भी जीव जो होता है वो एक दूसरे पर किस प्रकार पर निर्भर करते हैं। ट्रॉपिक लेवल पढ़ेंगे अपन तो उस पर आपको बताया जाएगा कि पोषण चक्र क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो आपका, इसमें भी आपको दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक का मतलब जो पहले से बना हुआ है, मतलब जी नेचर के द्वारा ही, यानी प्रकृति खुद जो होता है वो अगर इकोसिस्टम यानी पारितंत्र बनाती है तो वो प्राकृतिक में आएगा। और एंथ्रोपोजेनिक क्रिया होती है, यानी कृत्रिम रूप से मानव जनित क्रियाओं के द्वारा जो पारितंत्र निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक में दो आते हैं आपके, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि स्थलीय और जलीय। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से? जो कि आपकी ज़मीन पर होंगे, यानी कि जो आपकी पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर जो होते हैं ना, पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है, पर ज़मीन पे जो होते हैं ना वो आपके स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इसका एग्जांपल होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट यानी कि जंगल का जो मतलब क्या होता है आपका
इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड यानी घास का जो स्थल में देखने वाला इकोसिस्टम, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान में होने वाला इकोसिस्टम। एक्वेटिक में दो प्रकार के होते हैं, जलीय में दो, लैंटिक और लोटिक। लैंटिक यानी कि रुका हुआ जल, और लोटिक यानी प्रवाहित जल। प्रवाहित जल किसका होता है, जैसे नदियों का वगैरह जो जल होता है वो आपका प्रवाहित जल होता है। लैंटिक यानी रुका हुआ जल, झीलों का वगैरह जो होता है वो आपका रुका हुआ जल होता है। और कृत्रिम में मैंने बताया एंथ्रोपोजेनिक क्रिया यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया जाता है, जैसे गार्डन है, खेत यानी कि क्रॉप फील्ड्स होते हैं। एग्रो इकोसिस्टम, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्रो इकोसिस्टम जो सबसे बड़ा मानव जनित कृत्रिम परितंत्र होता है, एग्रो इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। शुद्ध जल वाला परितंत्र क्या होता है और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो शुद्ध जल वाले परितंत्र के मतलब जो होता है उसका अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें पॉन्ड, लेक्स और रिवर यानी कि तालाब, झील और नदियाँ जो होती हैं वो शुद्ध जल वाले परितंत्र में सम्मिलित की जाती हैं। और एक होता है आपका लवणीय जल वाला परितंत्र यानी कि वेटलैंड्स और समुद्र। वेटलैंड और समुद्र को लवणीय जल वाला परितंत्र होता है। ठीक है, ये आपको बस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कभी कभार कि शुद्ध जल वाले परितंत्र कौन कौन से होते हैं और लवणीय जल वाले परितंत्र। शुद्ध जल वाले जो होते हैं वो आपके पॉन्ड, लेक्स और रिवर जो होते हैं शुद्ध में आ जाएंगे, और लवणीय में आपको यानी सॉल्ट वाले जो पूछा जाता है तो उसमें आपके वेटलैंड्स और सी आ जाते हैं। इकोसिस्टम में हर कुछ शाखाएं होती हैं, कुछ भाग होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। इसी प्रकार के इकोसिस्टम इसमें भी आपके दो प्रकार से बांटा गया है। स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम के जो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर के आधार पर बांटा है इसको। तो एक संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल करेक्टर, और दूसरा होता है आपका फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक लक्षण। तो दो प्रकार में देखते हैं, तो एक पहला होता है आपका स्टेरिफिकेशन यानी स्तरीकरण, और दूसरा होता है आपका कहता है कौन सा होता है, दूसरा होता है क्रियात्मक लक्षण, जिसमें आपकी उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन और पोषण चक्र आते हैं। मतलब कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिशन साइकिल। बस आपको याद क्या रखना है, अगर स्ट्रक्चरल करेक्टर पूछा तो आपको एक है वो तो आपको स्तरीकरण आपको समझ आ जाएगा, याद रह जाएगा। फंक्शनल करेक्टर में पूछते तो आपको ENDP याद रखना है। क्या याद रखना, ENDP। अपन पढ़ेंगे 1 by 1, बट आपको याद रखना ENDP। मतलब ENDP का मतलब एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल, डीकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता क्या होती है। सॉरी, आपको पहले तो ये आपका स्ट्रक्चर के आधार पर देखना पड़ेगा ना इकोसिस्टम को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेरिफिकेशन यानी स्तरीकरण क्या होता है। तो पारितंत्र में विभिन्न जातियों का अनुदैर्घ्य वितरण क्या कहलाता है, स्टेरिफिकेशन कहलाता है। अनुदैर्घ्य वितरण का मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य वितरण का मतलब होता है कि जो बढ़ते से छोटे से बड़े क्रम में किस प्रकार से प्रकृति में जो जैव विविधता है, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो किस प्रकार में सम्मिलित है, किस प्रकार से आपके अगर वो रखे गए हैं। तो देखिए अनुदैर्घ्य स्तर देखिए कि जैसे आपका निचला जो स्तर होता है वहाँ पे क्या होती है आपकी कोई भी ग्रासेज वगैरह आते हैं। अगर आपका कोई मध्यम स्तर होता है वहाँ पे आपके सब्ज आते हैं, यानी ग्रासेज से जो बड़े होते हैं उसे सब्ज कहते हैं। और उसके बाद में कहता है शीर्ष इकोसिस्टम जो होता है, शीर्ष स्तर होता है, उसमें आपके ट्री आते हैं। और ये सब एक जंगल का स्टेरिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जलीय झील का स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे, वो अलग बात है। पर अभी तो क्या है, वन का स्टेरिफिकेशन है जिसमें निचले स्तर में ग्रास, मध्य स्तर में सर्प्स आते हैं, और ट्री इकोसिस्टम एक होता है ट्री मतलब शीर्ष स्तर जिसमें ट्री आते हैं। ये मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट है, मतलब उसमें मल्टी स्टोरेज यानी विभिन्न प्रकार की जातियाँ जो है ग्रासेज की, सर्प्स की, ट्रीज की। ये ध्यान स्तरीकरण का विविधता, स्तरीकरण जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी का सूचक होता है। कहने का मतलब ये है साफ साफ कि स्टेरिफिकेशन ज़्यादा होता है तो बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे और बायोडाइवर्सिटी उतनी अधिक होती है। तो वो आपका ध्यान रखना है कि स्टेरिफिकेशन जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी का सूचक होता है। अच्छा, अभी अपन को प्रोडक्टिविटी पढ़नी है, तो प्रोडक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ पहले।
अच्छा, अभी बढ़ेंगे अपन क्रियात्मक लक्षणों में वन बाय वन। मैंने आपको जो बताया उत्पादकता होती है, ये अपघटन की प्रक्रिया होती है, न्यूट्रिशन साइकिल होता है, ये प्रोडक्टिविटी सब, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्टिविटी ने उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी ने उत्पादकता का क्या मतलब है? तो कार्बनिक पदार्थ या जैव भार संश्लेषण की दर को उत्पादकता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उसी में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम, नीट एग्जाम। और ये जो अभी पेपर 2021 एम्स का एग्जाम जो भी होगा, नीट 2021 एम्स 2021 का पेपर, इसमें से उत्पादकता में अगर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है इस बार। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उत्पादकता में, उत्पादकता का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर को उत्पादकता कहा जाता है। इकाई पूछी जाती है तो ग्राम मीटर की पावर -2 और ईयर इनवर्स होता है। एनर्जी के फॉर्म में पूछा तो किलो कैलोरी मीटर की पावर -2 और ईयर इनवर्स होता है। और ये आपको लाइन है कि ग्राम पर किलो कैलोरी प्रति वर्ष प्रति क्षेत्रफल, ये तो आपको पता ही है सब। प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के स्तर पर अगर कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के अगर कोई संश्लेषण की दर होती है उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और कंज्यूमर लेवल पे यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर क्या कहलाती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अच्छा, ये ध्यान रखना आपको कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। कैसे? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया, एक तो होता है जीपीपी और एक होता है एनपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं ये आपको बताता हूँ मैं आगे। जीपीपी का मतलब होता है जीपीपी यानी प्रोड्यूसर के स्तर पर कुल कार्बनिक, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो परिभाषा थी उसमें होता है कि प्रोड्यूसर के स्तर पर कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। परंतु प्रोड्यूसर के स्तर पर कुल कार्बनिक पदार्थ की, ये कुल शब्द आपको याद रखना है, कुल कार्बनिक पदार्थ या जैव भार के संश्लेषण की दर को क्या कहा जाता है? जीपीपी कहा जाता है। और जीपीपी माइनस का रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म, अगर तो उसे जीपीपी में से रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म को माइनस किया जाता है तो उसे एनपीपी कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है एनपीपी की परिभाषा क्या है? तो उपाप से या शोषण के पश्चात बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ या जैव भार क्या कहलाता है? एनपीपी कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी भी पादप को यानी उत्पादकता, इस उत्पादक को 100 किलो कैलोरी एनर्जी दी गई तो वो उसकी क्या कहलाएगी? जीपीपी, वो उसकी जीपीपी कहलाएगी। उसके बाद अगर पादप आपके कहते रेस्पिरेशन करता है, खुद की जो एक्टिविटीज़ यानी कि मेटाबॉलिज्म वगैरह करता है, उसमें उसने 20 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च कर ली तो पीछे कितनी बची? 80। तो वो जो 80 होती है वो आपकी क्या होती है? एनपीपी होगी। समझ में आया मेरी बात है? जीपीपी कितनी जो कुल आई, एनपीपी क्या होगी? जो प्लांट ने खर्च कर ली रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में जो बचती है ना, मतलब कि जीपीपी क्या होती है आपकी कि जो कुल एनर्जी जीपीपी, उसके बाद रेस्पिरेशन के पश्चात यानी कि और मेटाबॉलिज्म के पश्चात पादप के पास जो एनर्जी बचती है वो आपकी एनपीपी कहलाती है। और ये एनपीपी जो होती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि मतलब कि ये एनपीपी जो होती है वो आपकी कंज्यूमर या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए उपलब्ध रहती है। जो ये उपभोक्ता होती है वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या रहती है? उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, कारक जिन पर क्या था है और उत्पादकता कारक जिन पर प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है। प्रोडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? पादप जाति के प्रकार पर। कौन सी पादप जाति है जो ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन करती होगी? हाँ, जिनके मतलब कि स्टोमेटा जिसमें ज़्यादा होंगे, जिसमें रंध्र वगैरह की संख्या जी है यानी कि ज़्यादा जितनी होगी वो पादप जाति उतने ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगी, उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। पादप की प्रकाश संश्लेषण कुशलता पर, अच्छा जिसकी फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपकी बता दिया कि जिसकी फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रवृत्ति जिसकी जितनी ज़्यादा होती है तो उत्पादकता उतनी ही अधिक होती। वातावरण के अजैविक घटकों पर यानी समुद्र वातावरण के जो अजैविक घटक होते हैं कोई भी आपके, मैंने बताया था अभी, तापमान, प्रकाश, ठीक है, ये सारे वातावरण के अजैविक घटक है। ये लाइन याद रखनी है कि समुद्र के लिए सीमाकारी कारक किसे माना जाता है? तो समुद्र के लिए सीमाकारी कारक प्रकाश को माना जाता है। पोषक तत्वों पर भी निर्भर करती हैं। और ये ध्यान रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सीमाकारी कारक कौन होता है? नाइट्रोजन। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं कि समुद्र के लिए सीमाकारी कारक कौन होता है? तो समुद्र के लिए सीमाकारी कारक प्रकाश होता है। और जलीय परितंत्र के लिए पूछा जाए कि सीमाकारी कारक कौन होता है? जलीय परितंत्र के लिए सीमाकारी कारक नाइट्रोजन होता है।
ये आपको याद रखना है, अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र और कम उत्पादकता वाले पारितंत्र। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और शुगर कैन के फील्ड अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र होते हैं। कम उत्पादकता वाले में डेजर्ट और ओशियन जो होते हैं वो आपके कम उत्पादकता वाले इकोसिस्टम होते हैं। सबसे स्थायी इकोसिस्टम ओशियन को माना जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपके मन में मेरे को पता है खूब सारी चीज़ें याद आ रही होगी कि सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो तो आपके इक्वेटर के पास होते हैं, भूमध्य रेखा के पास होते हैं। भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा से दूर इक्वेटर एल्टीट्यूड या लैटीट्यूड पे जाने पर जैव विविधता में कमी आती रहती है। तो ये बात तो समझ में आती है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की शुगर केन के फील्ड की सर्वाधिक होती है। डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे कहते पानी की कमी होती है। समुद्र कहता है लवणीय होता है वहाँ पर भी, जिसमें ज़्यादा पौधों को फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो फिर सर सबसे अधिक मतलब सबसे स्थायी पारितंत्र ओशियन को क्या कहा जाता है? तो ये लाइन आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अभी तो कि सबसे स्थायी पारितंत्र जो होता है वो आपका ओशियन यानी समुद्र होता है। इकोलॉजी का पार्ट सेकंड अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपका स्वागत है। एनर्जी फ्लो यानी क्या, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। तो उसमें देखना है ऊर्जा के सोर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा के सोर्स सौर ऊर्जा होती है आपकी। ऊर्जा के सोर्स में सबसे पहले आपकी सौर ऊर्जा आती है। कुल सौर विकिरण यानी ISR को क्या कहा जाता है? कुल सौर विकिरण। तो कुल सौर विकिरण का 50% भाग क्या होता है? पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थात प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण होता है। और पादप इस पार का 2 से 10% भाग प्रयुक्त करते हैं। एनर्जी फ्लो में आपके 2 इक्वेशन बनते हैं कि पार मतलब कि 50 मतलब कुल सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग पार होता है? तो 50% भाग तो पार होता है। और 50 में से पादप कितना पार का कितना यूज़ करते हैं? तो 2 से 10%। अगर पूछा था ISR का पादप कितना भाग यूज़ करेंगे तो 1 से 5% यूज़ करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट्स है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों की इसमें पालना होती है। ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। फूड चेन क्या होती हैं ये आपको आगे बताऊंगा मैं। ये देखिए आप, फूड चेन ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड और ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, यानी कि पोषक स्तर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं, उत्पादक आते हैं। और जिसे ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि वे ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं, जिसमें ग्रासेस, पादप शैवाल और पादप प्लवक जो होती है वो आपकी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 के अंदर कि घास को कौन से ट्रॉपिक लेवल पर रखा जाता है? तो घास को ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर रखा जाता है। घास, पादप शैवाल, पादप प्लवक जो होते हैं ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे कहता है प्राइमरी कंज्यूमर आता है जो कि शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस होते हैं। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं आप ये की इंडस्ट्रियल एनिमल होते हैं, अर्थात पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में बदलते हैं। और इसमें T2 ट्रॉपिक लेवल पर ग्रास हॉपर यानी टिड्डा, काऊ यानी गायें, गॉट्स यानी कि बकरियां, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जो होते हैं वो आपके ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे आते हैं। पोषक स्तर थर्ड में देखा जाए तो उसमें आपका सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आते हैं? इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं अर्थात कार्निवोरस अर्थात मांसाहारी लोग आते हैं। और इसमें एग्जाम्पल था फ्रॉग और वुल्फ। और T4 ट्रॉपिक लेवल जिसमें तृतीय या शीर्ष उपभोक्ता आता हैं और जिसमें मानव, लॉयन और पीकॉक आते हैं। ये ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक लेवल थर्ड होता है वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि मांसाहारी होते हैं। फूड चेन के प्रकार देखा जाए, फूड चेन के प्रकार में 2 आती है। एक तो होता है ग्रेजिंग फूड चेन GFC, दूसरी होती है आपकी डेट्राइटस फूड चेन यानी कि अपरिधि खाद्य श्रृंखला, GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन यानी चारणी खाद्य श्रृंखला। GFC जो होती है वो आपकी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से प्रारंभ होती है। और DFC जो होती है आपकी डेड ऑर्गेनिक मेटल यानी डेट्राइटस से प्रारंभ होती है। GFC प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है, जबकि DFC प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। GFC जो होती है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अधिक कॉमन देखने को मिलती है। बिल्कुल ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो आपकी एक्वेटिक यानी जलीय पारितंत्र में अधिक कॉमनली देखने को मिलती है। और डेट्राइटस केंचुआ के द्वारा होती है, आपको पता है डेट्राइटिव और केंचुआ होता है। तो फिर वो तो कहाँ जल में तो होता नहीं, स्थल पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो
DFC जो होती है वो आपकी टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम में अधिक कॉमन देखने को मिलती है। GFC मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, जैसे घास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को खाता है स्नैक। ठीक है, तो T1 ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगी, घास, T2 पे ग्रास हॉपर, T3 पे फ्रॉग और T4 पे स्नैक आता है। तो ग्रास से लेकर अपन स्नैक तक जाते हैं तो संख्या में क्या आते कमी आती है और साइज क्या बढ़ती जाती है। DFC में डेट्राइटस फूड चेन होती है, उसमें अपरद मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मेटल को कौन खाएगा, अर्थवर्म को कौन खाता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नैक। तो डॉम से एंड डेड ऑर्गेनिक मेटल से अर्थवर्म से फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नैक। तो इसमें भी देखो तो जीवों की संख्या क्या वो घट रही है, परंतु साइज क्या है, बढ़ रही है। GFC DFC अब होती है आपकी एक PFC होगी, पैरासाइटिक फूड चेन। तो इससे पहले एक नोट है, एक पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है और एक से अधिक खाद्य श्रृंखला सम्मिलित होकर क्या बनाती है, आपकी खाद्य जाल यानी फूड वेब बनाती है। बहुत ज़्यादा खाद्य श्रृंखला अगर आपस में जुड़ जाती है फूड वेब बनाएगी, और खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। मतलब कोई भी खाद्य स्तर होगा उसमें एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पे होगा। कहने का मतलब जैसे कि आपका ये ग्रास है, तो ग्रास को अपन ऐसे तो किस में रखते हैं, T1 ट्रॉपिक लेवल एंड प्रोड्यूसर में आता है, परंतु उस स्तर पे घास को कौन, बकरी भी खाती है, और घास को कहता है ग्रास हॉपर भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। मतलब जिस हिसाब से ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से उसको खा सकता है। ठीक है, पैरासाइटिक फूड चेन PFC, इसमें कहता है ट्री को कौन खाएगा, बर्ड्स को कौन खाते हैं, एक्टो या एंडो पैरासाइट खाते हैं। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संख्या तो बढ़ रही है, क्योंकि ट्री क्या था एक, उससे ज़्यादा कौन होंगे, बर्ड्स एंडो एक्टो पैरासाइट कोई भी हो सकता है, आपके मलेरिया परजीवी वगैरह, तो वो तो संख्या में ज़्यादा होंगे, तो संख्या बढ़ रही है परंतु साइज उनकी क्या होगी, छोटी। तो लेफ्ट टू राइट इसमें T1 से T4 की तरफ, T3 की तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ती है, साइज घटती जाती है। पैरासाइटिक फूड चेन जो होती है वो आपके ग्रेजिंग फूड चेन का यानी GFC का एक प्रकार होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिकी स्तंभ क्या होते हैं, एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने दिए। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की नंबर और बायोमास और ऊर्जा का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड देख लीजिए इस प्रकार से बनेंगे, ऊपर वाले को अपेक्स यानी अंतिम पोषक स्तर होगा, बेस यानी कि आधार, ये आपका पहला पोषक स्तर होता है। अपराइट पिरामिड्स का मतलब यानी ये आपका सीधा, यानी बेस अगर चौड़ा होता है, अपेक्स आपका पतला होता है, इसका मतलब अपराइट पिरामिड्स यानी सीधा स्तंभ है। बेस अगर पतला हो और आपका शीर्ष यानी अपेक्स जो होता है वो आपका बड़ा होता है, यानी आधार अगर कहता है मतलब कि आपका बेस छोटा और आपका अपेक्स कहता बड़ा हो तो उसे उल्टा स्तंभ होता है, अर्थात इन्वर्टेड पिरामिड होता है। आर्न शेप्ड पिरामिड यानी घंटाकार पिरामिड क्या होता है, अब भैया आप निकल जाइए ना। और आर्म शेप्ड पिरामिड क्या होता है, यानी घंटाकार पिरामिड क्या होगा, T1 T2 और T3। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज़ें, आर्म सेट कुछ चीज़ें होती हैं मतलब जिनका मतलब आर्म सेट प्रकार का, जिसमें T1 कम होगा, फिर इससे ज़्यादा T2 से भी कम T3 होता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर यानी संख्या के पिरामिड क्या होते हैं। संख्या, सबसे पहले अपन पिरामिड्स देखते हैं यानी संख्या के पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड्स में आते हैं सामान्य संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, आपके सीधे होते हैं। सामान्य जो होते हैं आपके संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, सीधे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एग्जाम्पल के रूप में हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सब के इनके अगर आप पिरामिड बना के देखते हो ना तो आपको सीधे प्रकार के मिलेंगे। पर एक्सेप्शन देखा जाता है ट्री इकोसिस्टम, यानी कि पैरासाइटिक फूड चेन बताई उसमें आपको ट्री इकोसिस्टम बनाया, परंतु आपके ट्री इकोसिस्टम जो होता है वो आपका एक्सेप्शन है, अपवाद होता है, उसका कैसा मिलता है, आपका उल्टा प्रकार का पिरामिड मिलता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, जेब भार का पिरामिड, इसके भी सामान्य जेब भार के पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। एक्सेप्शन था जलीय परितंत्र, अर्थात उसका कहता है उल्टा जेब भार का पिरामिड मिलता है। T1 पे क्या होता है, फाइटोफ्लैक्टॉन्स, T2 पे जूफ्लैक्टॉन्स, आप बना के देख लीजिए एक्वेटिक का, तो कैसा मिलेगा आपको, उल्टा मिलेगा। मैं आपको साफ साफ बात बताता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, सवाल हमेशा एक्सेप्शन पे पूछे जाते हैं। अगर आपको पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड, आपको ये ध्यान रखना, अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात की जाए तो एक लाइन ये ध्यान रखनी है कि सामान्य पिरामिड के जो नंबर के पिरामिड जो होते हैं वो आपके सीधे होते हैं। एक्सेप्शन होता है वो आपका ट्री इकोसिस्टम, जब भी ट्री इकोसिस्टम लेकर आएगा तो हमेशा उल्टा प्रकार का बनेगा। बायोमास के जो भी पिरामिड भी आपके सामान्य सीधे होते हैं,
परंतु आपको ध्यान रखना एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो आपका उल्टा बनता है, और ऊर्जा के पिरामिड तो हमेशा के हमेशा सदैव और सदैव सीधा ही बनता है, उल्टा कभी बनता ही नहीं है। ये आपका नियम देखिए, लिंडमैन का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर की ओर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण देखा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि T1 से T2, T3 से T4, मतलब T3, T4, T5, अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषक स्तर यानी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% देखा जाता है। अगर कहने का मतलब ये है 1000 प्रोड्यूसर के पास किलो कैलोरी एनर्जी है, तो अगर प्रोड्यूसर से अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर तक जाता है तो 1000 में से 90% खर्च हो जाएगी और 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, अर्थात उसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी। फिर T2 से T3 अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर से अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में जाता है तो उसके पास 90% ऊर्जा का खर्च हो जाएगा, अर्थात 1 किलो कैलोरी और कहते 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो आपके T2, T3 यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास आपकी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेगी, अर्थात हर बार में आपको क्या होता है 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, 90% तो खर्च हो जाती है। सौर ऊर्जा, जैसे मैंने, अब आपको ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पिरामिड के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको ध्यान रखना है सौर ऊर्जा दे रखी है, सौर ऊर्जा आपको जो भी दे रखी होती है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि T4 पे कितनी एनर्जी जाएगी, T3 पे कितना मतलब एनर्जी का स्थानांतरण होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको सौर ऊर्जा दे रखी होती है तो आपको हमेशा 1% सबसे पहले लगाना है, उसके बाद सारी एनर्जी को प्रोड्यूसर लेवल पर भेजना है, फिर उसके बाद में आपको 10% लिंडमैन का यहाँ पर आपका लिंडमैन का नियम लगाना है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है 1,00,000 जूल ऊर्जा दे रखी है, और अगर आपको पूछा जाता है कि T4 पर कितनी ऊर्जा है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी या T4 पे ऊर्जा कितनी आएगी, तो आपको ध्यान रखना है जब सौर ऊर्जा दे रखी है तो सबसे पहले आपको 1% लगाएंगे, तो 1% से 2 जीरो हट जाएंगे, अर्थात 1000 किलो कैलोरी जो जूल है वो आपकी T1 पे आएगी। उसके पश्चात आपको 10% का नियम लगाना है, तो 10% का नियम लगाओगे तो हमेशा 1 जीरो कम होता जाएगा, 1000 से 100, 100 से 10 और 10 से 1, तो अर्थात T4 के पास 1 किलो जूल ऊर्जा आती है। हमेशा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी दे रखी है तो डायरेक्ट आपको 10% नियम लगाना है, और अगर आपको सोलर एनर्जी दे रखी है तो सबसे पहले आपको 1% लगाकर उस एनर्जी को आपको प्रोड्यूसर पे भेजना है, उसके बाद लिंडमैन का नियम लगाना है। रेस्पिरेटरी कॉस्ट यानी श्वसन खर्च क्या होता है, एक से अगले पोषक स्तर की ओर श्वसन खर्च बढ़ता जाता है। अगर T1, T2, T3 अगर एक टॉपिक लेवल से अगले टॉपिक लेवल तक जाते हैं तो एनर्जी खर्च बढ़ता जाता है, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब ऊर्जा है प्रोड्यूसर, मतलब कि देखो श्वसन खर्च बढ़ता जाता है, और प्रोड्यूसर स्तर पर अगर 20% है तो प्राइमरी उपभोक्ता पर श्वसन खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर जीवों की संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 30% हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कार्निवोरस यानी टॉप कंज्यूमर जाएंगे तो वहाँ पर जीवों की संख्या और बढ़ेगी, और मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन और होगा, तो 60% यानी ऊर्जा का खर्च होगा। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, बट आपको ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी कॉस्ट का मतलब होता है एक से अगले पोषक स्तर तक श्वसन खर्च जो है वो बढ़ता जाता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जिस और किसी भी चैप्टर के नोट्स वगैरह या फिर किसी भी प्रकार की कोई चैप्टर जो भारी होता है तो आप कमेंट करके बताइए कि और आगे अच्छे से किस चैप्टर को समझाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।